ये कहानी है मोना की, जो कि सोशल मीडिया पर हर समय एक्टिव रहा करती थी। चलिए देखते हैं कि आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। एक दिन मोना छत पे जाकर अपने फोन में इंस्टाग्राम ओपन करती है और रील्स बनाना शुरू कर देती है और गाते हुए कहती है, इतने आशिकों का मैं क्या करूं, किसे हाँ करूं किसे ना करूं, किस किस की मैं परवाह करूं, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तभी वहाँ मोना की सास विभा आ जाती है और विभा अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, क्या कर रही है तू? अरे माँ जी, दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? मैं इंस्टा पे रील्स बना रही हूँ, रील्स। हाँ तो कोई पहाड़ नहीं तोड़ रही। अरे तुझे ध्यान होना चाहिए कि शाम हो चुकी है, अनुराग का आने का समय हो गया है, तो खाना वगैरह बना लूं। माँ जी, मेरे लिए सबसे पहले जरूरी है रील्स बनाना, ना कि खाना बनाना। और हाँ, आप एक काम करो, आप खाना खुद ही बना लो आज। इससे तो बहस करना ही बेकार है। मेरा बेटा आता ही होगा, भूखा होगा वो, मैं खुद ही खाना बना लेती हूँ। इतना बोलकर विभा खुद रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद जब अनुराग घर आ जाता है, तब मोना अनुराग के आने की आवाज सुनती है तो उसके लिए एक गिलास पानी लेकर जाती है और इसको पानी देते हुए उससे कहती है, ये लीजिए पानी आपके लिए। और हाँ, आज मैंने सारा खाना बनाया है। अरे बहू, अरे माँ जी, आप चलिए बैठिए, खाना मैं लगा देती हूँ। देखा माँ, कितनी सेवा करने वाली बहू मिली है आपको। हाँ बेटा। आप दोनों ना मेरी तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अरे खाना लगाओ ना, भूख लग रही है। हाँ हाँ। मोना सभी के लिए खाना लगाती। समय ऐसे ही बीतता जाता है। मोना का सारा ध्यान बस इंस्टा पे रील्स बनाने में लगा रहता था। उसकी सास उसको एक बहू का क्या कर्तव्य होता है ये समझाया करती थी, मगर मोना पर बस रील्स बनाने का भूत सवार था। ऐसे ही जब तक अनुराग ऑफिस चला नहीं जाता, तब तक मोना घर का सब काम किया करती और उसके जाते ही घर का सारा काम उसकी सास किया करती। ऐसे ही दोपहर के समय मोना बन ठन के कहीं जा रही होती है, तभी उसकी सास उससे कहती है, बहू तू कहाँ जा रही है? ओफो माँ जी, कितनी बार कहा है, जाते टाइम मत टोका करो। माफ करना बहू, लेकिन बता कर तो जा कि तू कहाँ जा रही है। मैं सीपी जा रही हूँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ वीडियोस बनाने हैं। बहू, अगर तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? अकेले मेरा घर में मन नहीं लगता। मैं कोई मन बहलाने की चीज हूँ क्या, जो आपके लिए कहीं आना जाना ही बंद कर दो? ठीक है बहू, तू जा। दरवाजा बंद कर लो। इतना बोलकर मोना वहाँ से चली जाती है। विभा अकेले ही घर में रह जाती है। ऐसे ही एक दिन मोना अपने कमरे में बैठकर 36 प्रकार के मुंह बनाकर इंस्टा पे रील्स बना रही होती है। तभी उसकी सास आती है और उसे कहती है, बहू, अरे वो कुसुम आंटी आई है तो जरा चाय वगैरह बना दे। अरे माँ जी, आपको नहीं पता क्या, इस टाइम मैं अपने फैन से लाइव चैट करती हूँ। बेटा, ये सब भी तो जरूरी है ना। मेरे लिए सबसे पहले मेरा इंस्टा रील्स है माँ जी। आप जाके खुद अपने पड़ोसियों को चाय वगैरह बना दीजिए, मुझसे इन चीजों की उम्मीद मत कीजिए। ठीक है, जो तुझे ठीक लगता है तू वो कर। विभा रसोई में जाकर खुद ही चाय वगैरह बनाने लगती है और चाय बनाकर अपनी पड़ोसन कुसुम के लिए ले जाती है। तभी कुसुम कहती है, अरे विभा, बहू कहाँ है जो तू चाय लेकर आ रही है? हाँ, अरे वो बहू की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए। अच्छा, क्या हुआ उसको? अरे वो थोड़ा सर में दर्द है बहू के। अरे आजकल की बहू बड़ी ही कामचोर होती है, जरा सा काम किया नहीं कि सर दर्द, पैर दर्द, ये सब सुनाने लग जाती हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी बहू सच में बहुत अच्छी है, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना। हाँ वो तो ठीक है, मगर ध्यान दियो विभा, और ये सब इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि तू बहुत सीधी है। अरे तू चिंता मत कर पागल, मेरी बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है और सास होने के नाते मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं अपनी बहू को थोड़ा सा आराम दूं, क्योंकि वो भी तो बच्ची है ना अभी। बड़ी किस्मत वाली है तेरी बहू जो उसको तेरी जैसी सास मिली है। अच्छा जी। मोना अपनी सास की सारी बातें सुन लेती है और अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, मैं कितनी गलत थी, मेरी सास मुझे कितना प्यार करते हैं, बल्कि लोगों के बीच भी मुझे अच्छा ही बना रहे हैं, बल्कि मैं हूँ भी नहीं। मैं अब से अपनी सास को शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी। अपनी सास की बातें सुनने के बाद मोना को अकल आ जाती है और समय से घर का सारा काम करके फ्री टाइम में इंस्टा रील्स बनाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उसकी सास
अपनी बहू का ऐसा रूप देखकर बहुत खुश होती है। ऐसे ही एक दिन मोना अपने कमरे में बैठकर इंस्टा चला रही होती है। मोना देखती है उनके फैन फॉलोइंग्स कम होती जा रही है। वो खुद से बात करते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या, इतनी मेहनत से मेरे फॉलोअर्स बढ़े थे और जब से मैंने इंस्टा पे कम ध्यान देना शुरू किया है तब से मेरी फैन फॉलोइंग्स कम हो रही है और जो बच्चे कुछ फैंस हैं वो मेरी वीडियो का वेट कर रहे हैं। नहीं मोना, अब तुझे इंस्टा पर पूरा ध्यान देना होगा, इंस्टा रील्स बनानी ही होगी तुझे। मोना अपना फोन लेकर छत पे जाती है और रील्स बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और मोना की हरकतें फिर से पहले जैसी ही हो जाती है। कभी छत पे तो कभी रसोई में, कभी बाहर जाके रील्स बनाया करती। ऐसे ही एक दिन मोना अपने कमरे में रील्स बना रही थी। तभी वहाँ उसकी सास आती है और उससे कहती है, बहू, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चल या फिर कोई दवाई दे दे मुझे। आप अपने कमरे में जाओ, मैं अभी आती हूँ, रील्स बना लो लास्ट। ठीक है बेटा, थोड़ा जल्दी करना। इतना बोलकर विभा अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही 1 घंटे बीत जाता है मगर मोना अपने रील्स में ही बिजी होती है। विभा खुद उठकर मोना के पास जाती है और इससे कहती है, बहू, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। बस माँ जी, आप चलो, आ रही हूँ। इतना बोलकर विभा फिर से अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाते ही विभा को चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है मगर मोना अपनी रील्स में खोई होती है। तभी अनुराग ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ को इस तरह जमीन पर पड़ा देख बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत एक गिलास पानी लाता है और अपनी माँ के चेहरे पर पानी की बूंदें डालता है जिससे विभा को होश आ जाता है। तब अनुराग अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम्हें कितना बुखार है, तुमने मोना को बताया क्यों नहीं? बेटा, बहू थोड़ा बिजी थी। समझ गया कि वो कहाँ बिजी थी। इतना बोलकर अनुराग पहले अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाता है और दवाई दिलवाकर घर वापस लाता है। तभी मोना अनुराग से कहती है, अरे अनुराग, माँ को क्या हुआ? अभी बताता हूँ माँ को क्या हुआ। अनुराग अपनी माँ को एक सोफे पर बैठाता है और उनसे कहता है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ। मगर क्यों? क्योंकि तुम एक बहू बनने लायक नहीं हो, ना एक पत्नी बनने के लायक हो, क्योंकि तुम्हें इन इंस्टा रील्स से फुर्सत ही कहाँ है। अगर माँ को कुछ हो जाता है तो क्या तुम्हारे वो नाम के फैंस या फिर इंस्टा रील्स से मुझे मेरी माँ मिलती? हाँ, एक काम करो, अपना फोन लो और सड़क पर बैठ कर रील्स बनाओ। जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो, अब ये गलती दोबारा नहीं करूँगी, वादा करती हूँ। इन सारी चीजों में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि भूल गई थी कि एक बहू का कर्तव्य क्या होता है। नहीं, जाओ यहाँ से। अरे बेटा, बहू को माफ कर दे, ये आगे से ऐसा नहीं करेगी, मैं जानती हूँ। नहीं माँ, आज ये जाएगी यहाँ से। बेटा, तुझे मेरी कसम, इसे माफ कर दे। माँ के कहने पर अनुराग अपनी पत्नी को माफ कर देता है और मोना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो सबसे पहले अपने रिश्ते और घर परिवार को अहमियत देती है। उसके बाद रील्स वगैरह बनाती है। ईशा रसोई में खाना बना रही होती है। तभी ईशा के ससुर विनोद ईशा को आवाज देते हुए उससे बोलते हैं, अरे बहू, मेरे लिए एक गिलास रूह अफ़ज़ा बना देना। हाँ पापा जी, अभी लाई। इन लोगों को क्या है, बस ऑर्डर देते रहते हैं, ये कर देना वो कर देना। यहाँ गर्मी में बहू की हालत खराब हो रही, वो किसी को नजर नहीं आता। बेचारी ईशा पसीने से तरबतर रसोई में काम कर रही होती है, ऊपर से घर वालों के नखरे और झेल रही होती है। आखिर रसोई का सारा काम खत्म करके ईशा ठंडी हवा खाने के लिए कूलर को चालू करती है, पर तभी कूलर खराब हो जाता है, जिसके बाद ईशा कूलर से बोलती है, कल मुंह है कूलर, तुझे भी अभी खराब होना था। कितनी गर्मी लग रही है, दिन रात रसोई में पसीने में नहाकर काम करती हूँ। सोचा था कि थोड़ा सा समय मिला है कूलर के सामने ठंडी हवा खा लो, पर मेरे नसीब में तो ये भी नहीं लिखा। इस घर में शादी करके पछता रही हूँ मैं। कहाँ मैं मायके में एसी में रहा करती थी और यहाँ मैं पसीने में हूँ। इतना बोलकर ईशा अपना पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अब शाम को एक बार फिर से ईशा सबके लिए खाना बनाने लगती है और सबको खाना खिलाकर रात में जब वो सोने जाती है तो वो देखती है कि उसके कमरे का पंखा
बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है। ये देखकर ईशा अनुज से बोलती है, देख रहे हो पंखे को कैसे मर मर के चल रहा है? पसीने से तो मेरे पूरे कपड़े भी गीले हो गए हैं। ईशा, गर्मी सिर्फ तुम्हें नहीं मुझे भी लग रही है, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं कर रहा। हाँ हाँ, आप तो बोलोगे ही ना। खुद तो पूरे दिन ऑफिस में एसी में रहते हो, रात को आते ही बना बनाया खाना मिल जाता है, और अगर ज्यादा गर्मी लगती है तो छत पर या फिर हॉल में जाकर सो जाते हो। पर मैं तो बहू हूँ ना, मुझे तो हर चीज के लिए सोचना पड़ता है। आखिर मेरा भी मन करता है कि मैं भी एसी के नीचे बैठूं, एसी की ठंडी हवा खाऊं। ईशा, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं इस घर में एक एसी चाहती हूँ। अगर एसी नहीं आया तो मैं घर का कोई काम नहीं करने वाली। इस तरह से ईशा नाराज होकर सो जाती है और अनुज से तब तक बात नहीं करती जब तक अनुज एसी नहीं ले आता। ईशा की काफी जिद करने पर अनुज एसी लेकर आ जाता है। एसी आने के बाद तो मानो जैसे ईशा की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। अब ईशा ज्यादातर समय एसी चलाकर बैठती है और ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, अगर तूने एसी की हवा खा ली हो तो जरा रसोई में जाकर अपने ससुर और अनुज के लिए खाना बना दे, ताकि वो दोनों ऑफिस जा सकें। जी माँ जी। इतना बोलकर अब ईशा रसोई में जाती है, लेकिन एकदम से जब वो एसी की ठंडी हवा से रसोई में गैस के पास खड़ी होती है तो उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और वो खाना ना बनाकर एक बार फिर से एसी के नीचे बैठ जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही। रसोई में जाते ही चक्कर आने लगे। आप एक काम कीजिए ना, आज आप खाना बना लीजिए, घर का सारा काम मैं कर दूंगी। अभी तो मुझे आराम की जरूरत है। ईशा का ये नाटक देखकर चंदा खुद रसोई में जाकर काम करने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर ईशा एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए खुद से बोलती है, चलो, रसोई से तो छुटकारा मिला। अब मैं आराम से एसी की ठंडी ठंडी हवा खा सकती हूँ और अपने ही घर में शिमला मनाली के मजे ले सकती हूँ। अब इस तरह से ईशा हर समय एसी में ही रहा करती और घर का कोई भी काम नहीं करती। ये देखकर उसकी सास और बाकी के घर वाले उससे परेशान होने लगे थे। तो वही ईशा एसी की ठंडी ठंडी हवा में खूब मजे लेती और आए दिन अपनी किसी न किसी दोस्त को घर बुला लेती। ऐसे ही एक दिन ईशा अपनी दोस्त नीलम को घर बुलाती है और जब नीलम उसके घर आती है तो उसके घर में एसी देखकर उससे बोलती है, अरे वाह ईशा, तेरे तो मजे ही मजे हैं। तेरे तो मायके में भी एसी था और ससुराल में भी। वैसे ये वाला एसी तेरे मायके वालों ने दिया है या तेरे ससुराल वालों ने लगवाया है? अरे नीलम, तू तो जानती है ना, मेरा नाम ईशा है, ईशा। मैं जितनी सर्वगुण संपन्न हूँ उतनी ही जिद्दी भी हूँ। मैं जहाँ जाऊँ वहाँ एसी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने बस एक बार बोला था अनुज जी को, उन्होंने एसी लगवा दिया। यार सच में तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। अच्छा ईशा, तुझसे एक बात कहूँ, अगर तू बुरा ना माने तो? हाँ बोल ना। यार मेरे घर में ना एसी नहीं है और तू तो देख रही है ना कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। मेरी छोटी सी बेटी गर्मी में सोती नहीं है, बड़ा परेशान करती है। अगर तू बुरा ना माने तो क्या मैं अपने घर का काम खत्म करके थोड़ी देर अपनी बेटी के साथ तेरे घर आ सकती हूँ? अरे नीलम, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? अरे वो छोटी बच्ची है, तू बेफिक्र होगी, कल से आ जाना। अब नीलम वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये सब कुछ देखकर चंदा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहू से बोलती है, अरे बहू, तेरे पति ने सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए एसी लगाया है, ताकि हम भी एसी की हवा खा सके और एसी में बैठ सके। अरे माँ जी, आप बेकार ही गुस्सा हो रही है। मैंने आपको एसी में बैठने से कब मना किया है? आप आराम से बैठिए ना। अब चंदा भी खाना बनाकर कुछ देर एसी में बैठ जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और आए दिन ईशा की कोई ना कोई सहेली घर आया जा करती है। ये सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एक दिन ईशा की सहेली नीलम अपनी सास और बेटी के साथ उसके घर आ जाती है और पूरा दिन वहीं रहती है। ये देखकर चंदा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर चंदा करती भी तो क्या, उसकी ईशा के सामने एक नहीं चलती थी, इसलिए वो चाहकर भी अपनी बहू को कुछ नहीं बोल पाती। इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और जिस वजह से अनुज की नौकरी चली जाती है। अनुज आज बहुत गुस्से में था और वो घर आते ही ईशा के ऊपर चिल्लाने लगता है, जिस वजह से ईशा बोलती है, अरे नौकरी ही तो है, क्या हुआ अगर चली गई? एक नौकरी गई है, दूसरी मिल जाएगी, इसमें इतनी गुस्सा होने वाली क्या बात है?
और वैसे भी हर ऑफिस में छोटी मोटी अनबन तो होती ही रहती है। आप एक काम करो, एसी की ठंडी ठंडी हवा लो और अपने गर्म दिमाग को ठंडा रखो। ईशा, तुम्हें अभी भी एसी की पड़ी है? तुमने एक बार भी सोचा कि मेरी नौकरी चली गई है, अब घर कैसे चलेगा, राशन कैसे आएगा, पापा की माँ की दवाई कैसे आएंगी? और तुम जिस एसी में बैठकर एसी की हवा खा रही हो, अगर वो एसी खराब हो गया तो वो ठीक कैसे होगा? अनुज जी, मैं भी घर की बहू हूँ, जितनी फिक्र आपको है उतनी मुझे भी। मैंने कुछ सेविंग्स कर रखी है ऐसे दिनों के लिए, जब तक आपकी कहीं और नौकरी नहीं लग जाती हम उन सेविंग से अपना घर चलाएंगे। क्यों माँ जी, सही कहा ना? अनुज बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। अब तो गुस्सा थूक दे। मानती हूँ ईशा हमारी एसी वाली बहू है, लेकिन है तो संस्कारी ना। जब तक एसी नहीं था तब तक ईशा ने कितने अच्छे से घर को संभाल रखा था और मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। अब अनुज का भी गुस्सा शांत हो जाता है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अनुज की नौकरी नहीं लग पाती। और एक दिन ईशा के घर पर बिजली का बिल आता है और जब ईशा बिल देखती है तो वह हैरान होकर बोलती है, 25,000 का बिल? हैरान क्यों हो रही हो बहू? आखिर छोटे से घर में मनाली और शिमला का मजा भी तो तुमने ही उठाया है, अब इसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। पर पापा जी, मेरे पास 30,000 ही है और इन पैसों से ही पूरा घर चलाना है। अगर मैं 25,000 का बिल दूंगी तो घर कैसे चलेगा? ईशा की यह बात सुनकर चंदा भी अपनी कुछ सेविंग्स लाकर ईशा के हाथ में थमा देती है, जिसके बाद ईशा को समझ आ जाता है कि किसी भी चीज का हद से ज्यादा आदी नहीं होना चाहिए। अब ईशा पूरे दिन में 2 से 3 घंटे ही एसी चलाया करती और अपनी सहेली का भी घर आना जाना बंद करवा देती है। अब बहुत जल्द अनुज की भी नई जॉब लग जाती है और एक बार फिर से उनके घर में सब कुछ सही हो जाता है। जादुई सुनहरा ऑटो रिक्शा। ये कहानी है अजय की। अजय बहुत ही ईमानदार ऑटो ड्राइवर था। अजय बहुत ही गरीब इंसान था, लेकिन मन का बहुत ही अमीर था। कुछ समय पहले अजय की ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण अजय का ऑटो पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। कुछ समय के लिए अजय के घर की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन आज बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला व्यक्ति था अजय। उसने अपनी जुगाड़ लगाकर रिक्शे को ऑटो के आगे वाले हिस्से को जोड़कर काम चलाऊ ऑटो बना लिया है, जिससे अजय का काम चालू हो जाता है। ऐसे ही अजय जगह जगह जाकर कुछ सवारी उठाता है और उन्हें अपने घरों में छोड़ देता है। ऐसे ही एक दिन अजय एक मेट्रो स्टेशन के पास खड़ा होता है, तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब होती है। वो बूढ़ी औरत अजय से मदद मांगते हुए कहती है, अरे बेटा, मुझे जरा मेरे घर तक छोड़ दे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुझे पैसे दे देती, बस मुझ पर एक एहसान करना कि तू मुझे मेरे घर तक छोड़ देना। अरे माता जी, आप आराम से हमारे ऑटो में बैठी हैं, हम आपको आपके घर तक छोड़ कर आएंगे। और ये मत समझना कि हम एक ऑटो ड्राइवर हैं, ये समझिए कि हम आपके बेटे हैं और आप अपना आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखना। हम तो सोचते हैं कि हमें रोज मौका मिले आप जैसी माताओं की सेवा करने का। बेटा, ये तो तेरा बड़प्पन है कि तू ऐसी सोच रखता है, वरना आजकल के वक्त में तो बिना पैसे के लोग अपनी इंसानियत दिखाना भूल जाते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, तो जिनके पास पैसे नहीं है, कम से कम उन लोगों की मजबूरी को समझना ही बड़ी इंसानियत है। हम उनकी मदद करें, यही बड़ी बात है। मैं बहुत देर से बहुत सारे ऑटो वालों से मदद मांग रही थी, सबने मुझे भगा दिया, लेकिन एक तू है जिसने मुझे अपनी माँ कहा और मेरी मदद के लिए तैयार हो गया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, भगवान अपना आशीर्वाद तुझ पर बनाए रखे। भगवान क्या माता जी, आप भी क्या बात करते हो, आप खुद हमारे लिए भगवान हैं, इसलिए आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम जीवन में तरक्की करें। कितनी भी मुश्किल आ जाए, हम कभी भी इसके आगे झुके नहीं। अब चलिए, आप हमारे ऑटो में बैठे हैं, हम आपको लेकर चलते हैं आपके घर। अजय उस बूढ़ी औरत को अपने ऑटो में बैठा लेता है। आसपास के बहुत सारे ऑटो ड्राइवर ये देखकर अजीब सा मुंह बनाते हैं और आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे ये अपने आप को समझता क्या है कि बहुत बड़ा दयालु इंसान है।
अरे अगर ऐसे रोजगार में हम लोग दया दिखाते रह गए ना तो हमारे हाथ 1 रुपया भी नहीं लगेगा। हाँ भाई, बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। और वैसे भी इस अजय के कहने से हम भी करने लग जाएंगे क्या ऐसे काम? नहीं, हम तो भाई पहले पैसा और फिर काम ऐसे ही करेंगे। इसकी तरह खैरात में थोड़ी आ रही है मेहनत। अजय रास्ते भर उस बूढ़ी औरत से खूब सारी बातें करता है। बातें करते करते उस बूढ़ी औरत के घर का रास्ता आ जाता है। अजय देखता है कि वो औरत एक मंदिर पर उतरने के लिए बोलती है। अजय को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत को मंदिर में ही उतार देता है। बूढ़ी औरत मंदिर में उतरती है और अजय से कहती है, बेटा अजय, क्या तुम मेरे दर्शन नहीं करोगे? माता रानी, आप ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया है मैंने जो मुझे आपके दर्शन हो गए? मेरा जीवन तो धन्य हो गया माता रानी। अब अगर मौत भी आ जाती है ना तो कोई गम नहीं होगा माता रानी। अगर मुझ नादान बच्चे से कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना माता रानी। अजय बूढ़ी औरत को साक्षात माता रानी का रूप समझ रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत सच में एक माता रानी का रूप ले लेती है। अजय माता रानी के चरणों में जा गिरता है और रोता हुआ उनसे अपने जीवन की बहुत सारे उतार चढ़ावों के बारे में बताता है। तभी माता रानी अजय से कहती है, बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जीवन में जिससे लोगों का भरोसा भगवान से उठ जाता है, लेकिन तुम अपनी हिम्मत को बिल्कुल भी नहीं हारे। भगवान पर भी तुमने भरोसा बनाया रखा। इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आई और तुम्हारे पास आने के बाद मैंने जो तुम्हारा रूप देखा उससे मैं और भी ज्यादा प्रभावित हो गई। बस मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूंगी कि चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, तुम हमेशा इसी तरह से रहना और लोगों में खुशियाँ बांटते रहना। जी माता रानी, मैं हमेशा भविष्य में लोगों को खुश रखूंगा और खुशियाँ बांटूंगा लोगों में। और मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई सुनहरा ऑटो देना चाहती हूँ। ये जादू ही होता है इस ऑटो में। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी लोगों को इसमें बैठा सकते हो और हाँ, जरूरत पड़ने पर ये ऑटो उड़ भी सकता है। ये ऑटो कभी खराब भी नहीं होगा और इस ऑटो की चमक से लोग अपने आप तुम्हारे पास आएंगे। और ये इच्छा पूर्ति सुनहरा ऑटो है। तुम्हें भविष्य में जरूरत पड़ने पर अपनी कोई भी इच्छा इस ऑटो से तुम पूरी करवा सकते हो। इतना बोलकर माता रानी वहाँ से चली जाती है। अजय अपना सुनहरा ऑटो लेकर अपने घर जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अजय अपना जादुई सुनहरा ऑटो लेकर सड़क पर निकलता है। लोग उसकी ऑटो देखकर बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। अजय हर उस जरूरतमंद इंसान को अपने ऑटो में बैठाता है जिसके पास पैसे नहीं है, जो चलने फिरने में असमर्थ है। इस तरह अजय जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है।